बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम लेक्चर्स का एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में ये लेक्चर्स होंगे और सबसे जो पहला लेक्चर है इस सिलसिले में हमारा वो माइटोकॉन्ड्रिया पे होगा। इन लेक्चर्स की खास बात ये है कि ये लेक्चर्स हेडिंग्स और पॉइंट्स की फॉर्म में बनाए गए हैं। यहाँ से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर मटेरियल है ये काफ़ी सारे सोर्सेज से लिया गया है, काफ़ी सारी बुक्स से। तो इसलिए ये नोट्स की फॉर्म में ही है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगा ये मटेरियल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम डिस्कस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है बॉडी के अंदर, इसके बारे में ज़्यादातर ख्याल किया जाता है कि शायद ये सिर्फ एनर्जी बनाने में ही अपना रोल प्ले करता है पावर हाउस के तौर पे, लेकिन कुछ और फंक्शंस भी परफॉर्म करता है ये। सिंथेसिस ऑफ सर्टेन अमाइनो एसिड्स, सिंथेसिस ऑफ हीम, हीम ग्रुप जो है हीमोग्लोबिन का वो किसी हद तक पार्टली इट इज सिंथेसाइज्ड विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ यानी एपोप्टोसिस। प्रोग्राम सेल डेथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बॉडी के अंदर और उसको माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करवाता है। इसके अलावा हमारे सेल के अंदर जो कैल्शियम आयंस मौजूद होते हैं उनकी रेगुलेशन करना, उनकी तादाद को, उनकी मिकदार को कंट्रोल करना, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम है। लेकिन इस काम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा ये एनर्जी को स्टोर भी रखता है। ठीक है, एक पावर हाउस तो है सेल का, लेकिन साथ में ये एनर्जी को, एटीपीज को कुछ देर के लिए स्टोर रखता है अपने पास। और सबसे इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये वो प्रोसेस है जिसके तहत एटीपीज बनाए जाते हैं। तो बेसिकली एटीपीज जो बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो दो चीज़ों की ब्रेकडाउन के नतीजे में बनते हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है, तब जाकर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को बनाने के काबिल होता है, एटीपीज बनाने के काबिल होता है। वो दो मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैटी एसिड्स। जब ये दोनों ब्रेकडाउन होते हैं तो इनकी ब्रेकडाउन के नतीजे में इनकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है। बेसिकली ऑक्सीडेशन मीन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स जो रिमूव होते हैं, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी का एक सोर्स होता है। तो वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स के पास मौजूद है या जो उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में रिलीज हुई है, उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एटीपीज बनाना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर जो नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू है उसको एटीपीज प्रोवाइड करना भी माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम होता है। जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू है वो तो अपने एटीपीज फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना रही होती है, लेकिन नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू माइटोकॉन्ड्रिया के मोहताज होती है। अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन किया जाए, उसकी ऑक्सीडेशन की जाए, तो उसके नतीजे में टोटल 30 एटीपीज बनते हैं। क्या उन 30 एटीपीज में दो एटीपी ऐसे हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बनते, जो कि साइटोप्लाज्म में बनते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बारे में हम जानते हैं कि ये ऐसा प्रोसेस है जो कि साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। तो उस दौरान दो एटीपीज बनते हैं। उसके बाद जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होती है तो वो जो नेक्स्ट उसकी ब्रेक डाउन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर जब उसकी कंप्लीट ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाती है, तो उस सारे प्रोसेस के दौरान 28 एटीपीज वजूद में आते हैं। तो यहाँ पर आप आइडिया एक थोड़ा सा इसको अगर हम गौर करें इस बात पे कि अगर सेल के अंदर एटीपीज बनाने वाली जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है ये मौजूद ना हो,
तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होने से सिर्फ 2 एटीपीज मिलेंगे हमें। तो ये एटीपीज की जो मिकदार है ये बहुत ही थोड़ी है। और इस सिलसिले में हम कह सकते हैं कि जो हायर ऑर्गेनिज्म हैं उनके सेल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की अहमियत इस तरह भी बढ़ जाती है, क्योंकि एटीपीज की जितनी मिकदार हमें चाहिए होती है हमारे सेल्स को, वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे।